साल था 2014। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी ने सेंटर में अपनी सरकार बनाई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि और इसके बाद कई मीडिया चैनल्स ने नरेंद्र मोदी का एक पॉजिटिव नैरेटिव दिखाना शुरू कर दिया कि कैसे मोदी लेड गवर्नमेंट इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो सकती है और कैसे गुजरात मॉडल को फॉलो करके इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव किया जा सकता है। टाटा के नैनो को जिस नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जगह दी, उसी गुजरात के विकास मॉडल ने मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया। लेकिन ये नैरेटिव सबको पसंद नहीं आया और इसके बाद एक नया टर्म पॉपुलर हुआ, गोदी मीडिया। और इस टर्म को पॉपुलर बनाने में सबसे बड़ा रोल था उस समय एनडीटीवी के सबसे सीनियर जर्नलिस्ट रवीश कुमार का। इस देश में अलग अलग नाम वाले अनेक चैनल हो गए हैं, मगर सब हैं तो गोदी मीडिया ही। गोदी मीडिया की संज्ञा आज हर व्यक्ति की जबान पे है। इट इज बिकम अ पार्ट ऑफ द पॉपुलर लेक्सिकॉन इन दिस कंट्री। और इस टर्म का यूज उन मीडिया हाउसेस के लिए होने लगा जो एलिजिडली गवर्नमेंट के फेवर में कवरेज कर रहे थे और धीरे धीरे ये टर्म पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा बन गया। दरअसल 2014 से पहले जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तब मीडिया का एक अलग इकोसिस्टम हुआ करता था। कुछ प्रोमिनेंट मीडिया हाउसेस जैसे टाइम्स नाउ, CNN और एनडीटीवी काफी इन्फ्लुएंशियल हुआ करते थे। कहने का मतलब ये है कि उस वक्त मीडिया की पकड़ काफी स्ट्रांग थी। ये डिसाइड करते थे कि कौन सा टॉपिक उठेगा और कौन से टॉपिक को दबा दिया जाएगा। जो न्यूज़ गवर्नमेंट के फेवर में हुआ करती थी उसको हाईलाइट होती थी और जो कंट्रोवर्शियल होती थी उसको ऑफन साइडलाइन कर दिया जाता था। उस समय के कुछ सीनियर जर्नलिस्ट का इन्फ्लुएंस भी काफ़ी ज़्यादा था, जैसे कि बरखा दत्त और राजदीप सरदेसाई उनमें से कुछ लोग हैं। ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ जर्नलिज्म तक लिमिटेड नहीं थे, बल्कि पॉलिटिकल इकोसिस्टम में भी उनका एक इनडायरेक्ट रोल हुआ करता था। नैरेटिव सेट करना, परसेप्शन बिल्ड करना और कभी कभी पॉलिसी डिस्कोर्स को भी इन्फ्लुएंस करना। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या मीडिया 2014 के बाद ही प्रो गवर्नमेंट हुई या 2014 से पहले जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो उस समय मीडिया का एक बायस था? तो इसका आंसर है बस वो उस समय इतना विजिबल नहीं था। सच ये है कि मीडिया और पावर का रिलेशनशिप कोई नया नहीं है, ये पहले भी था और आज भी है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आज सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से सब कुछ ज़्यादा विजिबल हो गया है। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे मीडिया का नैरेटिव शेप हुआ, कैसे पावर शिफ्ट हुआ और क्या गोदी मीडिया टर्म किसी भी मीडिया हाउस के लिए या किसी भी इंडिविजुअल के लिए यूज किया जाना कहाँ तक जायज़ है। और मैं आपको 3 एग्जांपल दूंगा जिससे आपको एक क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि ऐसा नहीं है कि मीडिया 2014 के बाद ही प्रो गवर्नमेंट हुआ। दरअसल 2014 से पहले भी मीडिया गवर्नमेंट के लिए ही काफी हद तक काम करती थी, उसके लिए नैरेटिव सेट करती थी। मगर 2014 के बाद जब ज्यादा विजिबिलिटी आ गई तो एक नैरेटिव आ गया कि मीडिया तो बस गवर्नमेंट की गोद में ही रहती है और इसके लिए उन्होंने टर्म किया यूज गोदी मीडिया। और इनमें से जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है 2009-10 में हुआ 2G स्कैम, जो इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम में से एक स्कैम था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ। अब ये शॉकिंग बात थी ही, लेकिन इससे भी बड़ी शॉकिंग बात ये थी जब ये स्कैम हो रहा था तो उस समय के बड़े मीडिया ग्रुप चुप थे। तो सवाल है कि क्या मीडिया ग्रुप उस वक्त गवर्नमेंट के साथ मिले हुए थे? अब आगे यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि जब इतना बड़ा स्कैम हो रहा था तब बड़े टीवी न्यूज चैनल्स क्या कर रहे थे? वो थे टोटल साइलेंस। ना कोई प्राइम टाइम डिबेट्स, ना कोई एग्रेसिव इन्वेस्टिगेशन। क्यों? उस वक्त सेंटर में थी यूपीए की गवर्नमेंट और एलिगेशन ये था कि काफ़ी मीडिया हाउसेस उस वक्त गवर्नमेंट के काफ़ी क्लोज थे और इसलिए इनिशियली इस इशू को हाईलाइट नहीं किया गया। लेकिन जब टीवी मीडिया चुप थे तब एक न्यूज़पेपर ने आवाज़ उठाई और उसका नाम था द पायोनियर, जिनके सीनियर जर्नलिस्ट जे गोपी कृष्णा ने इस न्यूज़पेपर में इसे डिटेल्ड रिपोर्ट के साथ पब्लिश की, वो भी डॉक्यूमेंट्स के साथ। अब इन रिपोर्ट्स ने धीरे धीरे प्रेशर बिल्ड करना शुरू किया। इसके बाद कैग की रिपोर्ट आती है और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। तब जाके मजबूरन मीडिया हाउसेस को ये केस उठाना पड़ता है मेन स्ट्रीम मीडिया में। और ये चीज दिखाती है कि यूपीए गवर्नमेंट के टाइम मीडिया यूपीए के लिए अलाइन हुआ करती थी और वो कोई दूध के धुले नहीं थे उस वक्त। और इसमें सेकंड एग्जांपल है 2010 में हुआ नीरा राडिया टेप कंट्रोवर्सी। इमेजिन करो, देश का टेलीकॉम मिनिस्टर कौन बनेगा ये डिसीजन पार्लियामेंट में नहीं बल्कि फोन कॉल्स में हो रहे थे। और इन कॉल्स में सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि उस वक्त के टॉप जर्नलिस्ट भी इन्वॉल्व थे। और ये कोई कंट्रोवर्सी थ्योरी नहीं, ये है नीरा राडिया टेप का सच। दरअसल नीरा राडिया का एक पीआर फर्म था वैष्णवी कम्युनिकेशन, बट वो पीआर से ज्यादा कॉर्पोरेट लॉबिंग में इंटरेस्टेड थी। और 2008-9 के बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नीरा राडिया के फोन टैप किए
उन्होंने 5000 से ज्यादा कॉल्स रिकॉर्ड किए। जब ये टेप्स 2010 में लीक्स हुए तो पूरा सिस्टम हिल गया। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ये टेप सजेस्ट करते हैं कि टेलीकॉम मिनिस्ट्री जैसे पावरफुल पोर्टफोलियो के लिए लॉबिंग हो रही थी। स्पेसिफिकली दयानिधि मारन और ए राजा के बीच मिनिस्ट्रियल पोजीशन को लेकर इंटेंस डिस्कशन हो रहे थे। Hello. Raja here. Hi. I got a message from Barkha Dutt just now. Huh? Barkha Dutt. Or what is... She says that he has no problem with you. People are saying that why is Maran getting cabinet when he's such a senior leader himself, no? that is the... कॉल्स में ये बात सामने आई कि कैसे कॉर्पोरेट इंटरेस्ट चाहते थे कि कौन टेलीकॉम मिनिस्टर बने, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में उनका $billion पैसा लगा हुआ था। Hi, Neera. Because what I'm told is that Congress yesterday, apparently, God knows who they are talking to in the DMK, relayed that the infrastructure portfolio should not be given to Maran or Balu. No, that's because they wanted to keep it for themselves. No, they didn't want any infrastructure. That was what Prime Minister said. So he said that's why they gave them labor, fertilizer, chemical, and telecom IT. They said for Raja. इसमें एलिज रोल था कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था ताकि राइट कैंडिडेट को मिनिस्ट्री मिले। लेकिन सबसे कंट्रोवर्शियल एंगल था मीडिया का। टॉप जर्नलिस्ट के नाम भी इस टेस्ट में आए, जहां एलिजली वो पॉलिटिशियंस और जो लॉबिस्ट हुआ करते थे उनके बीच में मैसेंजर या फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहे थे। और ये सवाल उठता है कि क्या मीडिया सिर्फ न्यूज रिपोर्ट कर रहा था या फिर पावर कॉरिडोर्स में एक्टिवली इन्फ्लुएंस कर रहा था। और ये टेप जब सामने आए तो पब्लिक का ट्रस्ट एकदम से हिल गया, क्योंकि जो लोग सच दिखाने के लिए थे वही सिस्टम का पार्ट बन चुके थे। और इसमें तीसरा एग्जांपल है कि कैसे यूपीए गवर्नमेंट के दौरान जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, जब उनका फॉरेन ट्रिप हुआ करता था तो कैसे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के जो कॉर्पोरेट जर्नलिस्ट हुआ करते थे और रिपोर्टर्स हुआ करते थे उनके साथ ट्रैवल करते थे। अब आप इमेजिन करो, प्राइम मिनिस्टर के फॉरेन ट्रिप पर आप जा रहे हो, फ्लाइट फ्री, होटल फ्री, खाना फ्री और एक्सक्लूसिव एक्सेस भी। और ये कोई लग्जरी पैकेज नहीं, बल्कि एक टाइम पर इंडिया के टॉप जर्नलिस्ट को मिलता था, वो भी टैक्स पेयर के पैसे पर। यूपीए गवर्नमेंट के दौरान जब मनमोहन सिंह फॉरेन विजिट पर जाते थे तो उनके साथ मीडिया का एक बड़ा डेलीगेशन भी ट्रैवल करता था। इस डेलीगेशन में बड़े बड़े टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट होते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन जर्नलिस्ट को पीएम के एयरक्राफ्ट एयर इंडिया 1 में जगह दी जाती थी। और सिर्फ फ्लाइट ही नहीं, उनका स्टे, लॉजिस्टिक्स और कई बार फूड अरेंजमेंट भी गवर्नमेंट कवर करती थी। मतलब जो कवरेज आप टीवी पर देख रहे थे उनका एक हिस्सा इनडायरेक्टली टैक्स पेयर के पैसे से फंडेड था। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर गवर्नमेंट मीडिया का ट्रैवल और कंफर्ट तय कर रही थी तो क्या कोई भी मीडिया ग्रुप उसकी रिपोर्टिंग इन्फ्लुएंशियल हो सकती है, या फिर एक सब्टल इन्फ्लुएंसर क्रिएट होता है मीडिया चैनल्स पर इसके ऊपर भी। और ये तीनों एग्जांपल दिखाते हैं कि कैसे जो गोदी मीडिया का टर्म एक गढ़ा गया वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना।